नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी विषय से रस टॉपिक को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो रस क्या होता है समझिए। काव्य, किसी भी कविता, ठीक है, के पठन, श्रवण में सुनना, दर्शन में देखने से प्राप्त होने वाले लोकोत्तर आनंद रस कहलाता है। किसी भी काव्य को पढ़ करके, काव्य को सुन करके, काव्य को देख करके जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसको रस बोला जाता है। दोस्तों, रस, छंद और अलंकार ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जो कि सभी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। हमने आपको अलंकार पढ़ा दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आपने अलंकार की वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे आप अलंकार को पढ़ सकते हैं। ठीक है, रस पढ़ेंगे, रस के बाद सीधे हम लोग चर्चा करेंगे छंद के विषय में। तो रस ये पार्ट 1 में और पार्ट 2, दो पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ परिचय पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 ये है, तो परिचय पे केवल बात होगी, ठीक है। वीडियो को आप देखेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको, चीजों को आप आराम से सीख पाओगे, ठीक है। तो किसी भी काव्य को पढ़ करके, किसी भी काव्य को देख करके, किसी भी काव्य को सुन करके जो हमें आनंद, जो हमें मजा मिलता है, हमारे लबों पे हंसी आती है, आनंद की अनुभूति होती है अंदर अंदर से, इसी पर्टिकुलर जो ये प्रोसेस होता है, जो ये चीज होती है, इसी को बोलते हैं क्या? रस बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो आगे समझिए परिभाषा इसकी क्या है। इसकी परिभाषा क्या है? तो परिभाषा इसकी बहुत ही आसान है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्र, रस निष्पत्ति। मीन्स क्या हो गया? विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस यहां से निकलता है। रस का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? यह है स्टार क्वेश्चन। ये प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। क्या है प्रश्न? रस का सर्वप्रथम उल्लेख कौन किया था? तो रस का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले मुनि का नाम है भरत मुनि। भरत मुनि, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको स्टार बनाना है। रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र, इनकी रचना क्या है? तो इनकी रचना का नाम है नाट्य शास्त्र। ये भी पूछता है कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि की रचना। तो भरत मुनि की रचना हो गई। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र रचना में रसों का उल्लेख सबसे पहले किया था। रसों का उल्लेख सबसे पहले किया था मीन्स यहाँ के काव्य को पढ़ करके, देख करके, सुन करके आनंद की अनुभूति हुई थी। तो भरत मुनि ने कुल 8 रसों का वर्णन किया था नाट्य शास्त्र में। और वो 8 रस के नाम क्या क्या हैं? 8 रस के नाम है श्रृंगार रस। क्या नाम है? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, बीभत्स रस, ठीक है, भयानक रस और अद्भुत रस। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और एक होता है वीर, ठीक है, वीर, वीर रस। इस पे भी हमको चर्चा करनी है, वीर रस, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 8 हो गया वीर रस। तो वीर रस तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखाया, ठीक है, तो वीर आप इसको ऐड कर लीजिए। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, विभत्स, भयानक, अद्भुत और वीर। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 रसों की रचना की थी भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में। ये लाइन आपको याद रखनी है, यहां से प्रश्न 100% पूछा जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे आप नोट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, आचार्य विश्वनाथ ने क्या बोला? तो इनका कथन है आचार्य विश्वनाथ जी का, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। मीन्स क्या हो गया? रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रस युक्त वाक्य ही क्या है? काव्य है। और काव्य में रस का होना अनिवार्य है। काव्य में रस का होना अनिवार्य है। अगर काव्य में रस नहीं है तो काव्य बिल्कुल भी आपको शोभा नहीं देगा, काव्य पढ़ने में बिल्कुल भी मजा आपको नहीं आने वाला है। जैसे किसी भी बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो पढ़ाने के साथ साथ उसको गाया भी जाता है, ताकि बच्चे क्या करें? बच्चे उस सेशन का आनंद लें और चीजों को आसानी के साथ सीखते हुए आगे बढ़े। चलिए आगे बात करते हैं। हम लोगों ने 2 चीज इंपॉर्टेंट सीखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फिर से मैं चर्चा करूंगा। भरत मुनि, भरत मुनि की रचना क्या है? बताइए, भरत मुनि की रचना का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र है, रिवीजन मात्र है ये। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया?
तो 8 रसों का उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए। और आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही काव्य है, काव्य में रस का होना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं अस्थाई भाव क्या होता है। ये सब रस के क्या हैं, रस के अंग हैं। रस के अंग क्या क्या हैं, तो रस के अंगों में बात करते हैं स्थाई भाव। स्थाई भाव इसके अंग हैं। दूसरा अंग इसका कौन सा है, तो दूसरा अंग होता है विभाव। विभाव में आलंबन और उद्दीपन पढ़ेंगे। फिर अनुभाव, संचारी भाव, ये सब क्या है बच्चा, तो ये सब इसके अंग हैं रस के। तो देखिए बात करते हैं यहां पे हम लोग, स्थाई भाव क्या होता है। आप सभी के मन के अंदर 4 मुख्य रस हैं। कौन कौन सा, तो प्रेम, दुख, क्रोध और आश्चर्य। जब क्या होता है, जैसे मान लो आपने किसी जानवर को पाल रखा है, तो जानवर के साथ आपका अटैचमेंट हो जाता है, आप उसे बहुत प्यार करने लगते हैं, वो प्यार हो गया। दुख, उस जानवर के साथ कुछ भी होता है, उस इंसान या जानवर आप कुछ भी रिलेट कर सकते हैं, तो उसके साथ कुछ भी होता है जिसे आप प्रेम करते हो तो आपको बड़ा तकलीफ होता है। क्रोध, आपकी बात अगर कोई नहीं मानता है तो आपको क्रोध आता है। कोई चीज, नई चीज आप देखते हो या कोई आकस्मिक चीजें आपके साथ होती हैं तो आप बड़े आश्चर्य हो जाते हो, सरप्राइज हो जाते हो। तो प्रेम, दुख, क्रोध, आश्चर्य, ये 4 चीजें एक इंसान के अंदर तो रहती ही रहती हैं। तो आपके चित्त के अंदर, मन के अंदर विराजमान जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस को ही क्या बोलते हैं, भाव बोलते हैं। तो जो आपके अंदर भाव होते हैं, भाव ही क्या कहलाते हैं, और ये भाव परमानेंट होते हैं, अस्थायी रूप से रहते हैं। बताइए रहते कि नहीं रहते हैं। आपके अंदर क्रोध विराजमान है, प्रेम विराजमान है, आश्चर्य विराजमान है और दुख विराजमान है। तो आपके अंदर रहने वाली परमानेंट इमोशंस, इसी तरीके से काव्य में परमानेंट इमोशन होते हैं। वो कैसे मिलेंगे, तो रस के थ्रू मिलेंगे। जैसे समझिए यहां पे श्रृंगार है, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव क्या हो गया, परमानेंट इमोशन क्या होता है इसका, तो इसका परमानेंट इमोशन होता है रति। श्रृंगार का क्या हो जाएगा, रति होता है। ठीक है। हास्य का, तो हास्य का होता है हास, हास। ठीक है, ये अस्थाई भाव है और ये रस है, ऊपर रस लिखा गया है, अस्थाई भाव रति हो गया श्रृंगार का। अब देखिए एक चीज और यहां पे सीखिए, बहुत गलत चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन यहां पे मैं गलत लिखा हूं इसलिए, जिससे, क्योंकि ये कंप्यूटर में था ही नहीं है ना इसका सही रूप। ये देखिए श्रृंगार यहां पे गलत लिखा गया। श्रृंगार कैसे लिखते हैं, तो श्रृंगार लिखने का सही तरीका ये है, ये है श्रृंगार, ऐसे श्रृंगार को लिखा जाएगा। ठीक है, श्रृंगार को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा, फॉन्ट ऐसा था नहीं, इसलिए मुझे ये लिखना पड़ा था। ठीक है, आप इसको एडिट कर लीजिएगा, श्रृंगार लिखने का सही तरीका ये है। ठीक है, ये श्रृंगार ऐसे लिखते हैं। और रसों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। रसों की कुल संख्या 11 है। पहले इसकी बात करते हैं फिर इस पे आते हैं। देखिए भरत मुनि ने कितने रस बताए, तो 8 रस। 8 रस कौन बताया, तो भरत मुनि। भरत मुनि ने परवर्ती चार्यों की बात करते हैं, परवर्ती आचार्य की बात करें तो परिवर्ती आचार्य ने 9 रस माने। फिर बात करते हैं गोस्वामी या फिर सूरदास की बात करते हैं। सूरदास की बात करें तो सूरदास जी के काव्यों को पढ़ करके 2 रसों की निष्पत्ति और होती है। ठीक है, वात्सल्य और भक्ति रस, वात्सल्य और भक्ति रस। तो वात्सल्य और भक्ति 2 सूरदास के काव्यों को पढ़ के आते हैं। परवर्ती चार्यों के हिसाब से 9 रहते हैं और भरत मुनि के हिसाब से 8 थे। तो टोटल क्या किया गया, 9 और 2 11 मान लिया गया, 9 और 2 11 मान लिया गया। रसों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। तो अब बात करते हैं अस्थाई भाव की, परमानेंट इमोशंस की। श्रृंगार में ये श्रृंगार ऐसे लिखा गया, श्रृंगार का अस्थाई भाव हो गया रति, हास्य का अस्थाई भाव हो गया हास, करुण का अस्थाई भाव होता है शोक, शोक ये होता है इसका अस्थाई भाव। रौद्र का होता है अस्थाई भाव क्रोध, क्रोध होता है इसका। बीभत्स का होता है जुगुप्सा, मीन्स घृणा, जुगुप्सा। ठीक है, भयानक का होता है भय। अद्भुत का होता है क्या, अद्भुत का होता है विस्मय, विस्मय। शांत का होता है अस्थाई भाव निर्वेद, शांत का अस्थाई भाव होता है निर्वेद। वात्सल्य का अस्थाई भाव होता है स्नेह और भक्ति का अस्थाई भाव होता है अनुराग, अनुराग। कितने हो गए,
श्रृंगार 1, हास्य 2, करुण 3, रौद्र 4, विभत्स 5, भयानक 6, अद्भुत 7, शांत 8, वात्सल्य 9, भक्ति 10। कौन सा छूट रहा है? तो वीर यहां पे छूट रहा है। तो वीर की बात करते हैं, वीर की बात करते हैं। वीर रस में, वीर रस में कौन सा स्थायी भाव होगा? तो उत्साह। वीर रस में उत्साह स्थायी भाव होता है। वीर रस में उत्साह स्थायी भाव होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के ही आप आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्या विभाव क्या होता है? जो कारण हृदय में स्थित अस्थाई भाव को जागृत करे। अस्थाई भाव आपके अंदर क्या क्या होती हैं? 4 मैंने परमानेंट रूप से आपको बता दिया, परमानेंट कौन कौन से इमोशंस होते हैं। तो आपके हृदय में जो भी इमोशंस हैं उनको जो जागृत करे, जागृत करे, ठीक है, उनको बोलते हैं विभाव। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? विभाव। विभाव 2 प्रकार का होता है। पहले का नाम है आलंबन विभाव और दूसरे का नाम है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? जिन व्यक्तियों या पात्रों के सहारे, व्यक्तियों या फिर पात्रों के सहारे, जैसे नायक नायिका, नायक या फिर नायिका, नायक या नायिका के द्वारा अगर अस्थाई भाव का जन्म हो रहा है हमारे हृदय में, तब उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या? आलंबन विभाव उसको बोला जाएगा। ठीक है, आलंबन विभाव उसको बोला जाएगा। उद्दीपन विभाव क्या होता है? तो जो परमानेंट इमोशंस होते हैं इनको उद्दीप्त, इनको जगाने वाले जो कारक होते हैं, अस्थाई विभाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले, ऐसे समझिए, तीव्र करने वाले, इनको तेज करने वाले, बढ़ा देने वाले, तीव्र करने वाले जो कारक होते हैं। जैसे सौंदर्य रूप, नायक नायिका का सौंदर्य रूप, उनकी चेष्टाएं, सौंदर्य रूप, नायक नायिका की चेष्टाएं, ठीक है, और भी जो भी चीजें होती वहां पे, नायक नायिका का सौंदर्य रूप, चेष्टाएं, ठीक है, ऋतु, उद्यान, चांदनी, ये सारी जो चीजें हो गई, ऋतु, उद्यान, चांदनी भी किसमें आ जाएगा? उद्दीपन में। तो अस्थाई भाव को उद्दीप्त या फिर तीव्र करने वाले जो कारक होंगे उनको बोलते हैं उद्दीपन विभाव, और परमानेंट इमोशंस को जागृत कर देने वाले कारक को बोलते हैं आलंबन विभाव। ठीक है, नायक नायिका। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी, है ना? तो आश्रय और विषय ये 2 प्रकार भी होते हैं इसके। आलंबन के आश्रय और विषय ये 2 प्रकार भी होते हैं, आश्रय और विषय। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट कम है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसकी चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं संचारी, सॉरी, अनुभव क्या है? अनुभव क्या है? तो भाव का बोध कराने वाले, जो भाव का बोध कराते हैं, है ना, जो भाव का बोध कराने वाले तत्व होते हैं उनको अनुभाव बोलते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी भाव मन के चंचल या फिर अस्थिर विकार, मन के चंचल या फिर अस्थिर विकार, मन के चंचल या फिर अस्थिर विकारों को संचारी भाव के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है, इनकी संख्या 33 मानी गई है। ये सभी रसों के साथ अमूमन मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो रसों के प्रकार, रसों के प्रकार के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। रस के कौन कौन से प्रकार इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए, ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 2 में। पार्ट 2 में इसको मैं आपको बताऊंगा। तो रस के बारे में, रस का परिचय मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। जितनी भी चीजें बताया हूं इसमें से जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो सभी आपको हर हाल में याद होने चाहिए। पार्ट 2 अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, शेष कल की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रस के बारे में पार्ट 2 में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।